हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिमांशु कुमार एंड स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है, जैसे रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। बट पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? पहले हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, जैसे कि ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोगों ने आगे के टॉपिक में पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमें क्या करना है, इस टॉपिक में उस इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करना। रिलेट करने के बाद स्टूडेंट, जो भी हमारे पास न्यू क्वांटिटीज डेवलप होंगी, उस न्यू क्वांटिटीज को हमें डिफाइन करना होगा, उसके फैक्टर्स को जानने होंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होगी आगे। तो पहले हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करना होता है, वो भी हम समझेंगे। ओम्स लॉ, इस टॉपिक को और भी नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को मैं बोलता हूं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट। इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमें 3 पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है। पहले तो हमें डिफाइन करना है, स्टेट करना है कि व्हाट इज ओम्स लॉ। एंड सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना होता है ओम्स इक्वेशन, उस लॉ से हमें कौन सा इक्वेशन मिलता है। और थर्ड पॉइंट हमें डिस्कस करना होता है VI ग्राफ। इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग लॉ को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लॉ ऑफ ओम्स? लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ any conductor current passes through conductor is directly proportional to potential difference between 2 points of conductor। सबसे पहले तो हम लोग लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। लॉ है हमारे पास, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर द करंट पासेस थ्रू कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between 2 points of conductor। स्टूडेंट, ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब प्योर मेटल हमें लेना है, मेटल वायर होना चाहिए, और उस मेटल वायर का अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या होगा? कांस्टेंट हो जाए टेम्परेचर। तो उसमें जितना अमाउंट में आप करंट को पास करोगे, जितना अमाउंट में करंट पास होगा, वो उन 2 पॉइंट, उस कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस V इनिशियल, V फाइनल, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इसी लॉ को अगर हम लोग यहाँ पे समझें, तो अब मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम और इक्वेशन से। तो लॉ नोट कर लेना। लॉ नोट करने के बाद हमें डिस्कस करना है इसके इक्वेशन। इसके इक्वेशन क्या होंगे स्टूडेंट? सपोज कर कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है, और इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल हायर है, प्लस पोटेंशियल है यहाँ से, और इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल टोटल कितनी है? 0। कितनी है? 0। ये कंडक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, ऐसा। या फिर इनिशियल पॉइंट यहाँ पे रखा, फाइनल पॉइंट यहाँ पे रखा, और इस कंडक्टर में हमने टोटल करंट कितना सप्लाई किया? आई। तो ये जो करंट है वो कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
I is directly proportional to the potential difference. ये जो करंट इसमें बह रहा है वो करंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और स्टूडेंट अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? 100% लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, I। और प्रोपोर्शनल की साइन को यहाँ पे हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की नीड होती है। किसकी नीड होती है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर। आ गया यहाँ से न्यू क्वांटिटी। व्हाट इज आर हियर? तो आर यहाँ पे कांस्टेंट का काम करता है। क्या करता है, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां से हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया V इज इक्वल टू आई आर। ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ओम्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ओम्स इक्वेशन कहते हैं। ओम्स इक्वेशन क्या कहता है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट विल पास थ्रू द कंडक्टर एंड दिस करंट विल बी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन कंडक्टर। ऐसा कहता है स्टूडेंट। चलो, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्या किया, 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। पहला ओम्स लॉ भी डिफाइन कर दिया मैंने। डिफाइन करने के बाद डायग्राम भी बता दिया कि यहाँ पे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जब हमने करंट पास किया तो करंट पास करने के बाद ये करंट इन दोनों ये कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट को पास करोगे उतना ही पोटेंशियल होगा और जितना ही ज्यादा उसमें पोटेंशियल होगा तो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, करंट बहेगा। बात समझना है स्टूडेंट। चलो, फिर हमने क्या किया कि इसको इक्वेशन में भी डिराइव कर लिया। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सो वी कैन से द V इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज किया। दैट कांस्टेंट इज नोन एज R। दैट कांस्टेंट इज नोन एज R। एंड व्हाट इज R हियर? तो R को हमने यहाँ पे नेमिंग किया है रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। इट मीन्स स्टूडेंट जो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट है वो किसे डिफाइन करता है, रेसिस्टेंस को डिफाइन करता है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट डिफाइंस व्हाट? देन द आंसर इज रेसिस्टेंस। अब अपने आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट हमें डिस्कस करना है ग्राफ बिटवीन V एंड I। ग्राफ बिटवीन V एंड I। चलो भाई, ग्राफ भी मैं बता देता हूं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा। आते हैं, हमें क्या डिस्कस करना है, ग्राफ बिटवीन V एंड I। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का हमें ग्राफ प्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू Ohm's law, V is directly proportional to I और I also directly proportional to V। तो स्टूडेंट हमें V और I का ग्राफ जो प्लॉट करना है, सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर ये हमारे पास कंडक्टर है और कंडक्टर में हमने I1 करंट को फ्लो किया, कितना, I1 करंट को, तो मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस कंडक्टर में I1 करंट को जब हम फ्लो करेंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 होगा। कितना होगा, V1। अगेन स्टूडेंट, अगर मैं इसी कंडक्टर में I2 करंट को फ्लो करना स्टार्ट करूं, ये जो सेम कंडक्टर है क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और फिर मैंने क्या किया कि I2 करंट फ्लो किया, सिमिलरली हमने इसमें I3 करंट भी फ्लो कराया और मे बी अपने करंट का अमाउंट मैंने इंक्रीज भी किया। इसमें अगर मैं इक्वेशन बनाऊं आपको, तो I1 बहुत कम था, फिर उसके बड़ा क्या था, I2 था, फिर उससे बड़ा क्या था, I3 था। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ करंट को मैं इंक्रीज करता गया, इस कंडक्टर में पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती गई, V3 इंक्रीज करती गई। इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से V1, V2 एंड
V3 का इक्वेशन ऐसा। अब इस I1, I2, I3 करंट और V1, V2, V3 करंट का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे और वर्टिकल जो y डायरेक्शन होता है उसे हम प्लॉट करते हैं किससे, पोटेंशियल V, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x का होता है इससे करंट I को डिनोट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो एक बात बताओ, ये I1 करंट पे हमारा टोटल पोटेंशियल कितना था, V1 था। I2 करंट पे पोटेंशियल कितना था, V2 था। I3 करंट पे कितना था, V3 था। तो क्या मैं यहाँ पे जीरो से प्लॉट करना स्टार्ट करूं? अगर एक बात बताओ कि हमारा करंट कितना था, I1, दूसरा कितना था, I2, और थर्ड कितना था, I3। तो I1 करंट पे पोटेंशियल कितनी थी, V1। I2 करंट पे पोटेंशियल कितनी थी, V2। I3 करंट पे पोटेंशियल कितनी थी, V3। और इन दोनों को जब मैं मैच करना स्टार्ट करूं ग्राफ पेपर पे ऐसे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहां से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग यहाँ पे मैच करना स्टार्ट करें तो हमें क्या मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा स्टूडेंट। और ये स्ट्रेट लाइन किसका है, रेजिस्टेंस R के लिए। इट मीन्स द ग्राफ बिटवीन V एंड I इन ओम्स लॉ विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्लोप होगा। ये कैसे होगा, स्ट्रेट स्लोप ऑलवेज। अगर आपका आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो, एक वीडियो मेरा एक्सपेरिमेंट पे आएगा ओम्स लॉ के लिए, आप उसको देखना। तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों ये स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल भी क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। when the temperature of this conductor becomes constant, तो ऐसा होता है। तो इन दोनों का ग्राफ हमेशा कैसा निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन स्लोप के फॉर्म में निकलेगा। बात समझ में आई स्टूडेंट? वेरी गुड। तो ये था ओम्स लॉ की स्टोरी में मैंने लॉ को डिस्कस किया, इक्वेशन को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने उसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या रेजिस्टेंस और पोटेंशियल में कोई रिलेशन है क्या? क्यों? क्योंकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि सर आपने बताया V इज इक्वल टू I है, ठीक है, और आपने बोला कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो सर क्यों, जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, एक चीज हो सकता है, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है, वो क्या, पॉइंट इज when V is constant। V is constant का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर कोई कंडक्टर है और इसका फाइनल V F है यहाँ पे और इनिशियल V I है इस कंडक्टर का, और इन दोनों का मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूं, पोटेंशियल डिफरेंस V डिफरेंस इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर ये वैल्यू, ये जो डिफरेंस की वैल्यू है इन कंडक्टर के दो पॉइंट्स की, वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। मैंने कहा ध्यान से समझना कि अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में उसका फाइनल पोटेंशियल कितना था, Vf, और इनिशियल पोटेंशियल कितना था, Vi। अगर V फाइनल माइनस इनिशियल अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट रहे हमेशा, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कि R is inversely proportional to I। But when V difference is equal to constant, ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि डायरेक्टली तो R और V में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि अगर हम R इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। बट
अगर कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है तो आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो सकता है। ये बात ध्यान रखना ऑलवेज, बाद में मेरे से ना पूछना कि सर आपने तो ये बात बताया नहीं था, इसलिए हमने बता दिया आपको। चलो भाई, तो अब आते हैं जरा रिलेशन से एक चीज वहां पे डेवलप किया, रेसिस्टेंस। उस रेसिस्टेंस के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। क्यों? क्योंकि जब फिजिक्स का ये रूल है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जब रिलेट होते हैं ना तो उससे क्या होता है, कोई तीसरा निकलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रिलेशन ड्रॉ किया था V और I का, उससे हमारे पास क्या निकला, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल R। स्टूडेंट, रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझो कि मैंने बताया था हाउ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में कैसे फ्लो करता है। एज यू नो स्टूडेंट, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, 100% होंगे। और जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, आई करंट को पास करते हैं, तो आई करंट को पास करने में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और मूव करने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, कॉलिजन्स होते हैं। क्या होता है, कॉलिजन्स। यानी समझो कि आप लोग जो है असेंबली में खड़े होते हो, अपने स्कूल में असेंबली होता है, असेंबली में खड़े होते हो और जब तक अटेंशन बोला ना जाए तब तक आप उसको क्या करते हो, पुश करते हो, अरे आगे चल, अरे पीछे चल, ऐसा होता है। तो फाइनली वैसे ही काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बाद जब इसमें हम करंट को पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं और जब ये मूव करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कोलिजन्स हो जाते हैं। और यही कोलिजन्स की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। इट मीन्स वी कैन से, अगर हम रेसिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर विच oppose the flow of current in कंडक्टर। स्टूडेंट, रेसिस्टेंस होता क्या है, तो किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टीज है और उसी प्रॉपर्टीज की वजह से वो क्या करता है, करंट को अपोज करना स्टार्ट करता है। सिंपल सी बात है कि ऑब्स्टेकल क्रिएट करना है हमें। दो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो मूव करने में हम उनको क्या करेंगे, अपोज करेंगे। और ये जब इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा तो अपोज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या होंगे, फ्लो नहीं हो पाएंगे। और जब अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से नहीं बह पाएगा। तो बात समझ में आई स्टूडेंट, रेसिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेसिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। तो अगला हेडिंग होगा हमारे पास कॉज ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से कंडक्टर में यहाँ पे रेसिस्टेंस डेवलप करता है। तो स्टूडेंट, मैंने बताया है कि जब इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रॉन पे तो वो क्या होते हैं, कोलाइड्स करते हैं। इट मीन्स कोलिजन से स्टार्ट हो जाता है और उसी कोलिजन की वजह से इसमें क्या डेवलप हो जाता है, रेसिस्टेंस डेवलप होता है। इट मीन्स यही कोलिजन उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो बात समझ में आई। मेन कॉज ऑफ दिस रेसिस्टेंस, मेन कॉज ऑफ resistance is collision between two electrons.
दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब क्या होगा स्टूडेंट, कोलिजन्स होगा, तो उसी कोलिजन्स की वजह से क्या डेवलप होगा, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, तो मीन्स दोनों पार्टिकल दोनों जो चार्ज हैं इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव चार्ज, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड्स करते हैं, और उसी कोलिजन्स की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस डेवलप होता है। ये बात थी। चलो भाई, अब हम लोगों ने कॉज भी पढ़ लिया। तो कॉज पढ़ने के बाद सर फिर आप पूछोगे मुझे, सर ये तो ठीक है, चलो माना कि ये अपोजिंग प्रॉपर्टीज है ऐसा कुछ कंडक्टर का, या फिर जो है आपने बताया सर कि मेरे को कि इसका कोलिजन से रिलेशन है, तो हम इसे फाइंड कैसे करेंगे किसी भी कंडक्टर में, हम इसको किसी भी कंडक्टर में फाइंड कैसे करेंगे? क्या इसके पास कोई इक्वेशंस है, इसके पास कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस इस कंडक्टर में करंट फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आया। किसकी वजह से आया? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो हमें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एक फॉर्मूला मिला था, V इज इक्वल टू आई आर। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, R इज इक्वल टू V अपन I, R इज इक्वल टू V अपन I। तो रेसिस्टेंस फाइंड करने का इक्वेशन है हमारे पास पोटेंशियल अपन इलेक्ट्रिक करंट। अब आते हैं जरा ऐसा यूनिट की बात करते हैं। एक बात बताओ यार, एकदम सिंपल सी बात है, इस लॉ को किसने बनाया था? ओम्स ने। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम्स होगा। तो इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और ओम्स का एक सिंबल होता है एस। दिस सिंबल इज नोन एज ओम्स। बात समझ में है स्टूडेंट? तो यहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम, कैसे डिफाइन करते हैं 1 ओम को? ऑलरेडी वही अपना पिछला वाला जो कहानी फिर से दोहरा देते हैं। जैसे हम लोगों ने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, 1 कूलम डिफाइन किया था, वैसे हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे? 1 ओम को हमें डिफाइन करना है। तो कितने ओम को डिफाइन करेंगे? ये ओम किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस R। रेसिस्टेंस R का फार्मूला कितना होता है? V अपन I। तो कितने ओम को डिफाइन करना है? 1 ओम। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए? 1। कितना एम्पियर इसमें करंट पास होना चाहिए? 1। अगर किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है तो उसमें कितना पोटेंशियल डेवलप होगा? 1 वोल्ट डेवलप होगा। दैट्स कॉल्ड 1 ओम। 1 ओम। तो 1 ओम को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपन 1 एम्पियर। सो सिंपल, डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, हो गया। इस पे कौन सा बड़ा लॉजिक लगाना था, कौन सा बड़ा दिमाग लगाना था? नथिंग। चलो, रेसिस्टेंस बताया हम लोगों ने, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस बता दिया मैंने, उसका इक्वेशन भी बता दिया कि कैसे हम उसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद मैंने बता दिया आपको व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब आते हैं स्टूडेंट, कुछ फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर ऑफ कंडक्टर। उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो मैटर है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्या एक क्वेश्चन है आपके मन में होगा कि सर क्या सारे जितने भी हमारे पास मैटर है उनके रेसिस्टेंस क्या सेम होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि रेसिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। तो इसका मतलब आप अपने कंडक्टर को चेंज करोगे तो ये रेसिस्टेंस वाली प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे 3-4 पॉइंट्स को। जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा इंसुलेटर, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे सेमीकंडक्टर, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे रेसिस्टर और एलॉय, और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड प्योर कंडक्टर। ये 4 पॉइंट को हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, रेसिस्टर और एलॉय, एंड 4th पॉइंट दैट इज प्योर कंडक्टर। ये जो आप देख रहे हो कंडक्टर, इंसुलेटर, रेसिस्टर, सेमीकंडक्टर, ये जो अलग अलग सब्सटेंस है आपके पास, इनकी रेसिस्टेंस वाली प्रॉपर्टीज क्या होती है? चेंज होती है। किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में मिक्सअप होगा, किसी में बिल्कुल भी क्या होगा? नहीं होगा। मतलब होगा बट नेग्लिजिबल होगा, उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आइए हम लोग देखते हैं।
तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने वाला हूं किसे, इंसुलेटर। इंसुलेटर का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देखूं आपको दूं तो बेस्ट एग्जांपल है रबर। इंसुलेटर को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इंसुलेटर का डेफिनेशन होता है दो सब्सटेंस इन विच वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इन्फिनिटी है स्टूडेंट, इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू तो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। इसमें क्या होगा, इजिली करंट फ्लो नहीं हो सकता। फिर सेकंड पॉइंट आते हैं, बेस्ट अगर इंसुलेटर की बात करें तो हमारे पास कौन सा है, रबर को हम मानते हैं। और भी बहुत सारे इंसुलेटर है, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, एंड एटसेट्रा, बहुत सारे हमारे पास होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि व्हाई हैंड ग्लव्स इज मेड बाय रबर, व्हाई हैंड ग्लव्स मेड बाय रबर। तो आपको ये डिफाइन करना होता है कि रबर इज अ प्योर इंसुलेटर इन विच द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज इन्फिनिटिव, सो इट इज मेड बाय रबर। इसमें क्या होता है कि इसकी रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाती है, जिसकी वजह से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता। और अगर बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा करंट, तो हम क्या हो सकते हैं, उस ग्लव से शॉक से बच जाते हैं स्टूडेंट। पहला शॉर्ट आंसर टाइप में देखा जाए तो सिंपली आप लिखोगे इसलिए रबर से बना होता है ताकि वो हमें करंट के शॉक से बचा सके, पहला। एंड सेकेंड थिंग, उसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो काफी हाई होती है, और रेसिस्टेंस हाई होने की वजह से मीन्स इन्फिनिटी होने की वजह से उसमें कोई करंट पास नहीं होता। इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट सेकेंड हमारे पास पॉइंट है, दैट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को भी मैं बता देता हूं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्चुअली सेमीकंडक्टर हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दो हमारे पास सेमीकंडक्टर है। एक्चुअली सेमीकंडक्टर को हमें 12th क्लास के साइंस में, फिजिक्स में डिस्कस करना होता है, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। ये जो दो कंडक्टर होते हैं, इसका जो रेसिस्टेंस प्रॉपर्टीज होता है इंसुलेटर से थोड़ा कम होता है, इंसुलेटर से थोड़ा कम हो जाता है। इट मीन्स दो सब्सटेंस इन विच द रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी इज लेस विथ कंपेयर टू इंसुलेटर, दैट सब्सटेंस इज नोन एज सेमीकंडक्टर। बेस्ट एग्जांपल इसके कितने थे, दो थे हमारे पास, एक सिलिकॉन होता है, एक जर्मेनियम होता है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एलॉय और रेसिस्टर। यहां से भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मैं बताता हूं। सबसे पहले हम लोग एलॉय और रेसिस्टर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, दैट सब्सटेंस विच हैव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इज लेस देन विद कंपेयर टू सेमीकंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर से भी थोड़े क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल है जैसे नाइक्रोम वायर, यूरेका, कॉन्स्टेंटिन एंड एसेट्रा। ये जो हमारे वायर हैं ये क्या होते हैं, एलॉय मीन्स रेसिस्टेंस। इसकी रेसिस्टिविटी ऐसे कह सकते हो हाई रेसिस्टर होते हैं, ये हाई रेसिस्टेंस वायर होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, हाई रेसिस्टर की जगह पे मतलब रेसिस्टेंस वाले वैल्यू में इसको यूज किया जाता है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया। एंड फोर्थ दैट इज प्योर कंडक्टर। प्योर कंडक्टर क्या होता है स्टूडेंट, दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट पास वेरी इजिली एंड रेसिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हाई होती है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल इजिली पास हो जाता है और उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, नेग्लिजिबल होती है। बेस्ट प्योर कंडक्टर की अगर हम बात करें एग्जांपल में, तो उसका एग्जांपल है हमारे पास सिल्वर। सिल्वर जो होता है वो एक प्योर कंडक्टिंग
मेटल के फॉर्म में यूज करते हैं हम इसमें। इसका जो रेसिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा रेसिस्टिविटी भी आएगा तो वहां मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद सिल्वर के बाद होता है कॉपर, और कॉपर के बाद होता है एल्यूमिनियम एंड एसेट्रा जिसे हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो एलॉय वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाई हीटिंग एलिमेंट इज मेड बाय एलॉय और रेसिस्टर। हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं वो रेसिस्टर यानी एलॉय से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस जो है क्या होती है, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी हाई होती है इसकी वजह से। और इसी हाई रेसिस्टेंस की वजह से वहां पे क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसको हम कहते हैं हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग अप्लायंसेस, हीटिंग एलिमेंट, ये सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये जो प्योर कंडक्टर वाली बात होती है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, व्हाई होम अप्लायंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द कॉपर वायर। कॉपर वायर से हम अपने होम अप्लायंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली बेस्ट कंडक्टर तो हमारे पास सिल्वर है, बट हम इसका यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि काफी कॉस्टली है, काफी कॉस्ट गिरेगा इसके कनेक्टिंग वायर बनाने में। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, कॉपर वायर। कॉपर वायर का रेसिस्टेंस क्या होता है, प्योर कंडक्टर होने की वजह से कम भी हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। और अगर ये रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो इस सब्सटेंस में, इस कंडक्टर में करंट बिल्कुल इजिली पास होगा स्टूडेंट। तो इस वजह से कॉपर एल्युमिनियम वायर को हम अपने कनेक्टिंग वायर में, होम अप्लायंसेस वगैरह में या होम सर्किट में यूज कर लेते हैं स्टूडेंट। वेरी गुड। अब मैं आपको बता देता हूं सीरीज कि किस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस हाई होगा और किस सब्सटेंस का रेसिस्टेंस लो होगा। तो आते हैं, मैं सीरीज बनाता हूं। पहला है सीरीज ऑफ रेसिस्टेंस सब्सटेंस। कैसे? पहला इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एलॉय एंड कंडक्टर। अगर रेसिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसमें होगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर के बाद अगर रेसिस्टेंस किसमें होगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद किसमें होगा, एलॉय में। और सबसे कम किसमें होगा, कंडक्टर में। ये सीरीज ऑलवेज हमेशा आप याद रख लो कि अगर सब्सटेंसेस की बात करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, एलॉय और सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो सबसे हाई रेसिस्टेंस वाला सब्सटेंस क्या होता है, इंसुलेटर होता है। सबसे कम में क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। उससे कम में क्या होता है, एलॉय होता है। उससे कम में क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होता है स्टूडेंट, तो वो होता है सिल्वर। और बेस्ट इंसुलेटर कौन सा होता है, वो होता है रबर। बात समझ में आई? वेरी गुड। चलो भाई, बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज द कॉज वगैरह, ये सब यूनिट वगैरह, ये हमारे कंडक्टर और वे इंसुलेटर वगैरह कैसे होते हैं, डिवाइड होते हैं, इनके रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिवाइड होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट फैक्टर की। जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया कि सिर्फ प्योर कंडक्टर में ही आपकी रेसिस्टेंस क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। बाकी उसके जितने भी बात के सब्सटेंस है उसमें रेसिस्टेंस कंडक्टर के कंपेयर में हमेशा ज्यादा होगा स्टूडेंट। बात समझ में? वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल फैक्टर ऑफ कंडक्टर। ये जो रेसिस्टेंस है वो कंडक्टर के कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। जैसे इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मेरा वेट करो। तब तक के लिए थैंक यू। तब तक के लिए इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको नोट करो, प्रिपेयर करो, और इस पे बेस्ट जितने भी आपके इंटरनल क्वेश्चन या फिर जो मैंने वीडियो में क्वेश्चंस बताए हैं उसको नोट करके सॉल्व कर। वो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट।